हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए देखिए बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके द्वारा, और साथ ही साथ देखिए बिहार में जो एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उनमें जितने ज्योग्राफी के प्रश्न यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए इसको हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमारा यह पार्ट 1 है। इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री और साइंस भी कवर कराया हुआ है और सबको हम लोग पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उससे रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी 2025 जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है उसके लिए देखिए बिहार के सभी एग्जाम्स में ज्योग्राफी के जो प्रश्न यानी कि भूगोल के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और देखिए हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। आज हमारा यह पार्ट 1 है फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको हिस्ट्री और साइंस भी कवर कराया हुआ है इसी प्रकार से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि पहला ही प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। अगर आप आंसर पहले से जानते हैं फ्रेंड्स तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। 1974 में 1974 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और देश में जल की स्वास्थ्यप्रदता को बनाए रखना है। ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो है, आपको याद होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो है अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर जल प्रदूषण पूछा गया है तो 1974, पर्यावरण से संबंधित पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो 1986। साथ ही साथ अगर वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1981। ठीक है ना, 1981। क्लियर, तीनों ध्यान रखिएगा। जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981। क्लियर। और देखिए ये जो वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम है इसको 1987 में संशोधित किया गया था, 1987 में। और 1987 में संशोधन में जो है ध्वनि को भी एक वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है, एनजीटी आपने पढ़ा होगा, एनजीटी की भी स्थापना याद रखिएगा 2010 में हुई थी। तो सारे पॉइंट्स को आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए दूसरा प्रश्न है कि पुगा घाटी कहाँ पर स्थित है। पुगा घाटी, तो देखिए पुगा घाटी जो है ना ये लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा सिक्किम में कौन सी घाटी है तो सिक्किम में याद रखिएगा, सिक्किम में युमथांग घाटी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिक्किम में युमथांग घाटी है। साथ ही साथ एक और घाटी का नाम याद रखिएगा, नाथांग घाटी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि युमथांग घाटी या फिर नाथांग घाटी कहाँ पर है तो आपको याद रखना है ये सिक्किम में है। साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है तो अरुणाचल प्रदेश में आपको तवांग घाटी एक याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा तवांग घाटी दिबांग घाटी कहाँ पर है तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में एक और घाटी याद रखिएगा, मेचुका घाटी। मेचुका घाटी भी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में आपको याद होगा कुल्लू घाटी है, कांगड़ा घाटी है, स्पीति घाटी है। कुल्लू घाटी,
कांगड़ा घाटी, स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, ये सब कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए इससे पहले इसी प्रकार से मैंने आपको हिस्ट्री और साइंस कराया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। और नेक्स्ट सेशन आपको मैं पॉलिटी का उपलब्ध करा दूंगा और फिर से ये आपका पार्ट 2 स्टार्ट होगा, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी का। इसी प्रकार से हम लोग पार्ट वाइज प्रीवियस ईयर के जितने भी बिहार के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। देखिए बिहार में कितना साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है। अच्छा, अब आपसे 2011 पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 2011 पहले सुन लीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है ये 61.80% है, जिसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष साक्षरता दर कितना है तो 71.2% पुरुष साक्षरता दर है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। ठीक है, याद रखिएगा 2001 यहाँ पर पूछा गया है तो 2001 के अनुसार हो जाएगा 47.53%। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि टिहरी बांध जो है किन नदियों के संगम पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। टिहरी बांध, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स, टिहरी बांध जो है ना, टिहरी बांध ये आपके उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है ना। और यह भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर बनाया गया है। तो दोनों नदी का नाम याद रखना है, भागीरथी और भीलांगना नदी, ठीक है ना। अच्छा, एक बार बिहार में एग्जाम हुआ था तो पूछा गया था वहाँ पर कि जो आपका फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी, तो फाल्गु नदी का निर्माण किन नदियों के संगम से हुआ है? फाल्गु नदी का निर्माण, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फाल्गु नदी का निर्माण जो है किन नदियों के संगम से हुआ है? तो फाल्गु नदी का निर्माण जो है लीलाजन और मोहना नदी के संगम से हुआ है। लीलाजन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लीलाजन और मोहना नदी के संगम से हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फाल्गु नदी का निर्माण किस नदी के संगम से हुआ है तो लीलाजन और मोहना नदी। बिहार के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, ये आपसे पूछा गया है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा जो है ना, यह 13 देशों से होकर के गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिप, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरिबाती से। तो इतना ही आपको याद रखना है, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर आंसर आप देख करके बता देंगे। भारत से होकर के ये नहीं गुजरती है। और भूमध्य रेखा आप इतना याद रखिएगा कि 3 महादेशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से महादेश हैं? तो दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है और एशिया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है? अब देखिए यहाँ से मैं आपको ऑप्शन वाइज सब कुछ डिस्कस कराऊंगा, ध्यान से सुनते चलिए। एक प्रश्न के साथ साथ 3-4 प्रश्न आपके कवर होते चलेंगे। अब देखिए भाखड़ा नांगल तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि ये सतलुज नदी पर है, ठीक है ना। सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर, ठीक है। और यही बांध जो है गोविंद सागर जलाशय का निर्माण करता है। तो सतलुज नदी याद रखिएगा। अच्छा, अब आपसे पूछा जाएगा कि रावी नदी पर कौन सा बांध है? तो रावी नदी पर एक थीन बांध है, थीन बांध, थीन बांध, ठीक है ना। थीन बांध, रंजीत सागर बांध, ये रावी नदी पर है। और एक चमेरा बांध भी है, चमेरा बांध, चमेरा बांध भी रावी नदी पर है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा चिनाब नदी पर कौन सा बांध है, तो याद रखिएगा एक सलाल बांध है। सलाल बांध कहाँ पर है? सलाल बांध, ये चिनाब नदी पर सलाल बांध है। साथ ही साथ देखिएगा बगलिहार बांध है, बगलिहार बांध ये भी चिनाब नदी पर है। और एक दुलहस्ती बांध है, दुलहस्ती बांध, दुलहस्ती बांध भी, दुलहस्ती बांध भी चिनाब नदी पर है। अच्छा, झेलम नदी पर, तो झेलम नदी पर देखिए पाकिस्तान में एक मंगला बांध है। झेलम नदी पर पाकिस्तान में मंगला बांध है, मंगला, मंगला बांध है, ये पाकिस्तान में पड़ता है, झेलम नदी पर है। और भारत में उरी बांध है, भारत में उरी बांध है झेलम नदी पर। तो ये सब भी ध्यान रखते चलिएगा, इसीलिए मैं बताया हूँ कि एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न कवर होंगे। देखिए जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? इसको गरसोपा भी कहा जाता है, गरसोपा जलप्रपात, ये शरावती नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? यहाँ पर देखिएगा नर्मदा नदी पर, तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात पूछा गया। वैसे सरदार सरोवर बांध आपको पता है नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पर अगर जलप्रपात पूछा जाएगा तो धुआंधार जलप्रपात है, दुग्धधारा जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है और भेड़घाट जलप्रपात है। तो याद रखिएगा ये सब नर्मदा नदी पर है, क्लियर। चलिए और देखिए बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न 2008 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं, मैंने उनको सब्जेक्ट वाइज यानी कि हिस्ट्री को अलग कराया हुआ है, पॉलिटी को अलग,
साइंस को अलग, ज्योग्राफी को अलग, और जो स्टैटिक जीके के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, उनको अलग सेशन में मैंने कराया हुआ है। मैंने इनका प्लेलिस्ट बना दिया, आप चैनल पर चले जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करके देख लीजिएगा। देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, नामदफा। अब एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, नाम। नाम क्या हो सकता है, राज्यों में अगर देखिए नाम तो अरुण नाम है, अरुण नाम है ना एक, तो जैसे ही नाम दफा आएगा, नाम आएगा, आप समझिएगा अरुण नाम का कोई लड़का है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और भी राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, याद रखिएगा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा कहाँ पर है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। अच्छा, मिजोरम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, तो मिजोरम में एक दम्फा राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, और फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछा जाए दम्फा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, दम्फा राष्ट्रीय उद्यान ये मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी मिजोरम में है। और एक फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, फावंगपुई, यहाँ पर लिख दें फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, फावंगपुई भी कहाँ पर है, फावंगपुई भी मिजोरम में ही है। ठीक है। अच्छा, मणिपुर में पूछा जाएगा तो मणिपुर में याद रखिएगा केबुल लामजाओ है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होगा, ये मणिपुर में है। और एक सिरुई राष्ट्रीय उद्यान है, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मणिपुर में ही है। ठीक है। सिक्किम में कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। चलिए, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का, बताइए सोन नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है, जल्दी से बता दीजिए। सोन नदी का उद्गम स्थल, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल जो है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, अमरकंटक पहाड़ी पर स्थित मैकाल पर्वतमाला से है। तो कभी कभी क्या देता है कि अमरकंटक का उद्गम स्थल मैकाल दे देगा, मकालू दे देगा, इस तरह से, तो मैकाल आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, मैकाल भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए अमरकंटक दिया गया है, तो राइट आंसर अमरकंटक यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और सोन नदी जो है ये गंगा नदी की दक्षिणी सहायक नदियों में से एक प्रमुख नदी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो देखिए इसका स्थापना किया गया था कब, तो फ्रेंड्स इसका स्थापना किया गया था 7 मई 1960 को। आप 1960 जरूर याद रखिएगा। और यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाएगा सीमा सड़क संगठन किसके नियंत्रण में कार्य करता है, तो रक्षा मंत्रालय के। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो यहाँ पर देख लीजिए 1960 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है, अंकलेश्वर जो है ये कहाँ पर है, तो अंकलेश्वर जो है ये गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है ना, गुजरात राज्य में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गुजरात में। अच्छा, कुछ तेल रिफाइनरी के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि असम में पूछा जाएगा, तो असम में आपको याद रखना है, असम में दिग्बोई है और नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। दिग्बोई रिफाइनरी कहाँ पर है, दिग्बोई तेल शोधक कारखाना असम में है। नुमालीगढ़ पूछेगा तो असम में, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गुजरात में पूछेगा तो कोयली याद रखिएगा, कोयली बड़ा पूछा जाता है, कोयली रिफाइनरी कहाँ पर है, तो गुजरात में है, कोयली भी है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा आंध्र प्रदेश में याद रखना है ताटीपाका है, ताटीपाका। ठीक है ना, तातीपाका ये कहाँ पर है, तातीपाका, तो ये तातीपाका रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है। बिहार में बरौनी है। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भिलाही, दुर्गापुर, राउरकेला में इस्पात संयंत्र का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब ये आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का भी प्रश्न हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है ना, इनका निर्माण जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अच्छा, राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई हो गया छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, तो इस सबको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, भिलाई जो है इसका निर्माण, इसकी स्थापना सोवियत संघ, दुर्गापुर जो है इसकी स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जर्मनी के सहयोग से हुआ था राउरकेला का। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखिएगा कि नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। अच्छा, वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर पूछा जाएगा कि कितने टाइगर रिजर्व हैं भारत में, तो 58। अच्छा, 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, 58वां टाइगर रिजर्व, तो आपको याद रखना है 58वां टाइगर रिजर्व जो है ये माधव टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है।
ठीक है। चलिए, ये आप बाद में वीडियो देखेंगे तो ये संख्या बढ़ भी जाएगी, लेकिन अभी वर्तमान की मैं बात करता हूँ, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको याद होगा कि आज डेट जो है ये 8 नवंबर 2025 है, ठीक है ना। तो ये 58 है यहाँ पर। और यहाँ पर नामेरी पूछा गया है, तो नामेरी कहाँ पर है? नामेरी फटाफट बता दीजिए, सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिए। नामेरी जो है ये असम में है। अच्छा, असम में और भी हैं, जैसे कि काजीरंगा है, नामेरी हो गया, ओरांग भी याद रखिएगा। काजीरंगा के साथ साथ ओरांग, नामेरी, ये सब भी याद रखिएगा, ओरांग, ठीक है ना, ये भी असम में ही पड़ता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की, देखिए आपके लिए मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके ला रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य है कि बेटर से बेटर कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाए। फ्रेंड्स, आप सपोर्ट करिएगा, निश्चित रूप से मैं आपके लिए एक से बढ़ करके एक कंटेंट लाते रहूँगा। करंट अफेयर का आप फिक्र मत करिए, करंट अफेयर का मैं 100 क्वेश्चन का मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। थोड़ा सा एग्जाम को और नज़दीक आने दीजिए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और खारे पानी की झील तो आपको पता ही है, चिल्का है, तो यहाँ पर उलर हो जाएगा। अच्छा, एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील पूछा जाता है। जब अंतर्देशीय पूछ देगा ना तो आप सांभर लगाइएगा, ठीक है। चलिए, जो राजस्थान में पड़ता है। पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? पीटी द्वीप पक्षी अभयारण्य। अब देखिए, 2-3 पक्षी अभयारण्य बड़ा पूछा जाता है, जैसे कि एक पीटी द्वीप हो गया। पीटी द्वीप जो है ये लक्षद्वीप में पड़ता है, ठीक है ना, लक्षद्वीप में पीटी द्वीप पड़ता है। यहाँ पर पहले लक्षद्वीप टिक लगा लीजिए। उसके बाद याद रखिएगा एक नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य है, यहाँ मैं लिखता हूँ नेलापट्टू। नेलापट्टू पूछा गया है, बिहार के एग्जाम में पूछा भी गया है कि नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अच्छा, रंगनाथिट्टू कहाँ पर है? रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू, रंगनाथिट्टू जो है ये कर्नाटक में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये कहाँ पर? रंगनाथिट्टू ये कर्नाटक में है। अच्छा, थेरथंगल कहाँ पर है? थेरथंगल, थेरथंगल, तो थेरथंगल तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। पीटी द्वीप लक्षद्वीप में हो गया, नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में, रंगनाथिट्टू हो गया आपका कर्नाटक में, और थेरथंगल तमिलनाडु में। चलिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा पास यानी कि देवसा दर्रा स्थित है? देवसा दर्रा कहाँ पर है? बताइए फटाफट, देवसा दर्रा कहाँ पर है? बताइए। देवसा दर्रा जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में और भी दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, ये सब भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, सिक्किम में नाथुला पास है, ठीक है, नाथुला, जैलजपला, ये सिक्किम में पड़ते हैं, याद रखिएगा। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा, ठीक है ना, याद रखिएगा। लिपुलेख दर्रा ये भी उत्तराखंड में ही है। अभी फिलहाल देवसा पास उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा इसमें से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तो देखिए, इसमें से कामेट जो है ना ये पश्चिमी घाट का भाग नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में यह पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड में है कामेट, ये पश्चिमी घाट पर नहीं। अनाई मुड्डी, कार्डमम, पालनी की पहाड़ी, ये सब है पश्चिमी घाट में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का, SAARC यही लिखा गया ना यहाँ पर, सार्क का सदस्य नहीं। अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी में। और इसका जो आपका सचिवालय या मुख्यालय कहिए, यह नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अपना प्यारा भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी कि 8 देश इसके मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सदस्य देश नहीं है, तो ईरान इसका सदस्य देश नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तिलैया बांध जो है ये किस नदी पर निर्मित है? तिलैया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तिलैया बांध और एक मैथन बांध है, मैथन डैम भी है, मैथन, ठीक है ना। तिलैया और मैथन ये किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और दामोदर नदी के बारे में आपको पता है, दामोदर नदी जो है ये आपकी इसको कहा जाता है बंगाल की शोक, ठीक है, बिहार की शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, देखिएगा कि कोडरमा जो है किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा, बताइए, कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? तो कोडरमा जो है ना ये झारखंड राज्य में अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है।
अब्रक खनन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अब्रक खनन हो जाएगा। देखिए रेगुर मिट्टी इस नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए रेगुर मिट्टी जो है इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। और इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। और इस मिट्टी में कपास का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। तो कपास के लिए ये एक तरह से कपास के उत्पादन के लिए सबसे लाभदायक मिट्टी है और इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब जगहों पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए काली मिट्टी है, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? बिहार में इसमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है? तो आप देखेंगे हुंडरू जलप्रपात नहीं है। हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में पड़ता है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, ठीक है। बाकी देखिए मंझर कुंड, धुआं कुंड, ककोलत, ककोलत नवादा में पड़ता है, याद रखिएगा बिहार के नवादा में। बाकी मंझर कुंड, धुआं कुंड ये सब आपके बिहार में ही पड़ते हैं। अच्छा एक तेलहर कुंड पूछता है, तेलहर कुंड जलप्रपात कहाँ? ये बिहार के एग्जाम में पूछा गया है, तेलहर कुंड जलप्रपात। तो तेलहर कुंड जो है ये बिहार में पड़ता है, बिहार के कैमूर में, कैमूर में है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सा बिहार का पश्चिमी सीमा पर स्थित नहीं है? बिहार की पश्चिमी सीमा पर, अच्छा बिहार की चौहद्दी आपको याद रखना है कम से कम। चौहद्दी जिनको याद होगा वो लोग बहुत आसानी से लगा देंगे। देखिए बिहार की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर पश्चिमी सीमा पर पूछा गया तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेपाल उत्तर में पड़ता है, पश्चिम बंगाल जो है आपका पूरब में पड़ जाएगा, ठीक है ना, पूरब में, और दक्षिण में झारखंड में पड़ जाएगा। ये पूरब में पड़ जाएगा, ये दक्षिण में पड़ जाएगा, ठीक है, और ये आपका पश्चिम में पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? अच्छा जहाँ बिहू लग जाता है ना, आपको याद है कटी बिहू या सिर्फ बिहू ही पूछ दे तो आप आसानी से असम इस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है ना। असम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अच्छा असम में और भी महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है असम में अम्बुबाची मेला या अम्बुबाची महोत्सव मनाया जाता है। साथ ही साथ माजुली महोत्सव पूछा जाएगा, माजुली महोत्सव, माजुली, तो ये भी असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, बताइए कौन सा है? तो इसमें से आपको याद होगा बैरन है, ठीक है ना, बैरन है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए बैरन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया, एक तरफ स्थानीय हवा है और दूसरा तरफ यहाँ पर आपको देश दिया गया है, तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए चिनूक जो है ये यूएसए सही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका फोन जो दिया गया है ये आल्प्स पर्वत बिल्कुल सही दिया गया है। साथ ही साथ देखिए यहाँ सिरको जो है ये कनाडा गलती दिया गया है, यहीं गलत दिया गया है, कनाडा नहीं होगा, यहाँ पर इटली बना लीजिएगा, ठीक है ना, इटली हो जाएगा। और लू जो है यह भारत में, उत्तर भारत में लू चलता है गर्मी के महीनों में, आपको याद भी होगा, तो लू भारत हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्लियर, याद रखिएगा आप, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद हम लोग मिस्र में पूछता है, तो मिस्र में खमसिन है, ये खमसिन, ठीक है ना, खमसिन याद रखिएगा। खमसिन कहाँ का है? बिहार दरोगा में पूछा भी गया खमसिन, तो खमसिन मिस्र का है, ठीक है। खमसिन यहाँ मैं लिख देता हूँ, खमसिन कहाँ का है? खमसिन, तो खमसिन मिस्र का है, मिस्र का है, इजिप्ट का है, ठीक है ना, मिस्र का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2001 से 2011 की जनगणना जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? दशकीय वृद्धि पूछा गया है, ठीक है ना, इन 10 वर्षों में कितना वृद्धि हुआ है? तो दशकीय वृद्धि दर जो है ना ये 25.42% है, ठीक है ना, 25.42% है, क्लियर, याद रखिएगा। और 2011 के अगर जनगणना की बात करते हैं तो बिहार की कुल जनसंख्या जो है ये कितना है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में, तो 8.6% है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10,40,99,452 ये बिहार की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, 163 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, ये क्षेत्रफल हो गया। देखिए भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट है? बताइए, हॉट स्पॉट है तो आपको याद रखना है भारत में जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा? एक तो हिमालय हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, और एक सुंडालैंड हो गया। सुंडालैंड यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक सुंडालैंड हो गया, ठीक है। एक बार मैं और रिकॉल कर देता हूँ,
एक आपका हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। तो यहाँ पर देखिएगा आपका पश्चिमी घाट दिया गया, पश्चिमी घाट, हिमालय 2 हो गया, इंडो बर्मा क्षेत्र 3 और सुंडालैंड 4, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। और हॉट स्पॉट जो होता है जैव विविधता का, ये उच्च प्रजातियों की समृद्धि और उच्च स्तर की स्थानिकता वाले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि पूछताछ घास का मैदान जो है, ये पूछताछ ग्रासलैंड, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर है? तो देखिए पूछताछ जो है ना, ये हंगरी में है। कहाँ पर है? हंगरी में। हंगरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हंगरी में है। अच्छा, एक लानोज है, तो ये वेनेजुएला और कोलंबिया में पड़ता है लानोज। अच्छा, पंपास अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है ना, तो ये सब डाउन्स है। उसके बाद आपका प्रेरीज है, प्रेरीज आपको याद होगा अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए। अच्छा, एक पटाना घास का मैदान है, पटाना, ये श्रीलंका में पड़ता है, ये बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए। देखिए कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से देखिए किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कश्मीर घाटी जो है ना, ये आपका पीर पंजाल और बृहद हिमालय, पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरी हुई है। ठीक है ना, और झेलम नदी इस घाटी की मुख्य नदी है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए पीर पंजाल और बृहद हिमालय जो है, इसी के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। चलिए। उसके बाद देखिएगा कि रंगा नदी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी बांध। और देखिए ईमानदारी से आप लोग बताइएगा कि इनमें से कितना प्रश्न आपने गलत किया है। सही छोड़िए, गलत बता दीजिएगा कितना गलत हुआ आपसे। ठीक है, तो रंगा नदी जो पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? रंगा नदी, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कंक्रीट गुरुत्व का एक दिक् परिवर्तन बांध है, ये रंगा नदी पर ही ये स्थित है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलाडीला लॉएस्क, बेलाडीला की खान पूछा जाता है, ये कहाँ पर अवस्थित है? बेलाडीला लॉएस्क। तो देखिए बेलाडीला जो है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, उड़ीसा में अगर पूछेगा तो मयूरभंज जिले में पड़ता है, एक उड़ीसा में मयूरभंज जिले में पड़ता है। ठीक है ना, मयूरभंज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में एक डल्ली राजहारा भी है, बेलाडीला के अलावा डल्ली राजहारा भी आपसे पूछा जाएगा। डल्ली राजहारा कहाँ पर है? तो डल्ली राजहारा भी छत्तीसगढ़ में ही है, याद रखिएगा। ठीक है। कर्नाटक में आपको कुद्रेमुख याद रखना है, कुद्रेमुख पूछा जाता है, कुद्रेमुख ये कर्नाटक में। चलिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही दिया गया है? देश और राजधानी का बताइए। अब देखिए यहाँ पर सही जो दिया गया ना, मैं आपको बताता हूँ। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ट्यूनीसिया की राजधानी कंपाला नहीं है, ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस है। कहाँ पर है? ट्यूनिस इसकी राजधानी है, ट्यूनीसिया की राजधानी। ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये बर्न है, हालांकि बर्न आधिकारिक तौर पर नहीं है, बट सारे वहाँ पर प्रशासनिक इकाई हैं, इसलिए बर्न को ही माना जाता है, तो आप बर्न ही याद रखिएगा। ठीक है। सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु है। कहाँ पर है? मोगादिशु, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु, मोगादिशु। ठीक है ना। कंपाला जो है यहाँ पर दिया गया है, ये ट्यूनीसिया की राजधानी नहीं है। ठीक है। चलिए। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से, अच्छा कंपाला कहाँ की राजधानी है? ये कहीं ना कहीं का राजधानी है, आप बताइएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से देखिए बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? कहने का मतलब है कि बिहार का कौन कौन से जिले जो हैं नेपाल के साथ सटे हुए हैं, बताइए। तो बिहार के ऐसे कौन कौन से जिले हैं? तो 7 जिले हैं, 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण याद रखिएगा। सीतामढ़ी हो गया 3, मधुबनी 4, सुपौल 5, उसके बाद अररिया 6 और किशनगंज 7। ठीक है ना। तो यहाँ पर समीपस्थ नहीं है, कौन सा? तो ये समस्तीपुर नहीं होगा। बाकी देखिए मधुबनी है, सीतामढ़ी है, अररिया है, किशनगंज याद रखिएगा, सुपौल याद रखिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण भी याद आप रखिएगा। ठीक है। और उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है बिहार के, और दक्षिण में झारखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स हम लोग। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है किस लिए? भितरकनिका कहाँ पर पड़ता है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, भितरकनिका कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए भितरकनिका जो है ना, भितरकनिका ये आपका पड़ता है उड़ीसा में, पड़ता है ना, उड़ीसा में पड़ता है। और इसको जो है रामसर स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है, 2002 में इसको दिया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कछुओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है,
कछुओं के लिए। ऑलिव रिडले कछुआ आपने सुना होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में, बताइए सबसे उत्तर में कौन सा स्थित है इसमें से? तो इसमें से सबसे उत्तर में अरावली की पहाड़ी है। अरावली की पहाड़ी सबसे उत्तर में है, ठीक है ना। और अरावली जो है ये राजस्थान में पड़ता है। अजंता आपको पता है महाराष्ट्र में, नीलगिरी दक्षिण भारत में, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर है ना। तो सबसे उत्तर में अरावली हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अलकनंदा, अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर के मिलती है? बताइए अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है ये कहाँ आकर के मिलती है? बताइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 प्रयाग हैं जिनको कि पंच प्रयाग कहा जाता है। पंच प्रयाग कहा जाता है ना, तो यहाँ पर पूछा जाता है जो पंच प्रयाग हैं, जैसे कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, है ना। तो ये पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? तो विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलेगी? तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है। नंद प्रयाग में कौन सी नदी? तो अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। कर्ण प्रयाग पर कौन सा? एक कर्ण प्रयाग भी है, याद रखिए। कर्ण प्रयाग पर कौन सा? अलकनंदा और पिंडर का संगम है। रुद्र प्रयाग पर कौन सा संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी। देव प्रयाग पर किसका संगम है? तो देव प्रयाग पर अलकनंदा और भागीरथी। तो यही अलकनंदा और भागीरथी पूछा गया, तो देव प्रयाग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, मिलान करना है। यहाँ पर मिलान करके राइट आंसर आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है, बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो काजीरंगा आपको असम में है, याद होगा। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए नंदनकानन कहाँ पर है? नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उड़ीसा में पड़ता है। और मेलघाट कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। तो अब मिला लीजिएगा आप लोग इसका। राइट आंसर आपका 2, फिर देखिए 3, 4 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूध सागर जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? दूध सागर, तो दूध सागर पड़ता है गोवा में, और ये मांडवी नदी पर है। गोवा में मांडवी नदी पर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? इसमें से बताइए कौन सा मंडल इसमें से सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म कौन सा होगा? तो ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। इसी क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये घटित होती हैं, जैसे कि बादल, वर्षा, गर्जन, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, वायुयान उड़ाने के लिए, जो वायुयान वगैरह उड़ते हैं उनके लिए सबसे आदर्श दशा किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ये चीज़ भी पूछा जाता है, क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। चलिए कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स इसको बोला जाता है सह्याद्री, ठीक है ना। सह्याद्री कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्री, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर सह्याद्री राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दर्रा दिया गया है, दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, सिपकिला भी हिमाचल प्रदेश में है। ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। सही नहीं है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए रंगित नदी कहाँ बहती है? रंगित नदी, रंगित नदी कहाँ बहती है बताइए? रंगित नदी, तो रंगित नदी जो है ये सिक्किम में बहती है। सिक्किम में बहती है रंगित नदी, ठीक है। सिक्किम में ये रंगित नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। चलिए तीस्ता की सहायक नदी है रंगित नदी, तीस्ता की, ठीक है। और आपको याद होगा तीस्ता भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर के बहती है। तो यहाँ पर देखिए आपका सिक्किम हो जाएगा। चलिए कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा, तो आपको याद होगा कर्क रेखा 8 राज्य से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर यहाँ पर दिया गया है तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश दे दिया गया है, नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका फिर मणिपुर दे दिया गया है तो ये भी नहीं होगा। तो ये 8 राज्य, ये आपका जो दिया गया है जोड़ा, ये करेक्ट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय जलवायु से संबंधित ENSO, यहाँ में लिखते हैं ENSO
क्या है, यानी कि सीधे तौर पर ENSO का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो इसका फुल फॉर्म होता है एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन यही होता है ना। अच्छा, एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को एल नीनो कहा जाता है। ठीक है, और एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ता है। इसी वजह से समुद्री हवाओं का रुख बदल जाता है और इसका असर यह होता है कि अधिक बारिश वाले क्षेत्र में बारिश नहीं होती है। इसके विपरीत जिन इलाकों में प्रायः कम बारिश होती है वहाँ पर भारी बारिश हो जाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा ENSO का फुल फॉर्म एल नीनो साउथ ऑक्सीलेशन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। अच्छा, टिहरी बांध कहाँ पर है, टिहरी बांध, तो टिहरी बांध आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है गुजरात में। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। बिल्कुल ये आपका क्रम से दिया गया है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है, माउंट सेंट हेलेंस, बताइए माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कमेंट करिए। माउंट सेंट हेलन कहाँ पर है, बताइए माउंट सेंट हेलन कहाँ पर है। तो देखिए माउंट सेंट हेलन जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा, माउंट एटना पूछेगा तो माउंट एटना इटली में पड़ता है। ओजस डेस सलादो, एक ओजस डेल सलादो है, ये अर्जेंटीना चिली में पड़ता है। स्ट्राम्बोली भी इटली में पड़ता है। फ्यूजियामा जापान में पड़ता है। ठीक है ना। किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। और एक पोपा पूछा जाता है जो कि म्यांमार में पड़ता है। पोपा ज्वालामुखी कहाँ पर है, म्यांमार में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य, यानी कि बांग्लादेश से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बांग्लादेश के साथ जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जुड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर त्रिपुरा दिया गया है। त्रिपुरा के अलावा भी मैंने बताया है, जैसे कि आपको मिजोरम याद रखिएगा, असम याद रखिएगा, मेघालय याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिएगा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। एक प्रश्न हर सेशन में आपके लिए रखता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है ना, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।